तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज का नाम है यू और इस वीडियो में मैं सीजन 3 को एक्सप्लेन करूंगा। हर सीजन के साथ ये सीरीज बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होते चली जा रही है और बहुत मजा आएगा। सीजन 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लें, उसके बाद ही आप सीजन 3 को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ रहा था और उसे लव मिली, लेकिन लव भी उसी की तरह साइको निकली। मगर जब उसे पता चला लव प्रेग्नेंट है तो वो समझ गया कि उसे अपनी बेटी को किसी तरह बचाना ही होगा। इसीलिए वो अपनी शैतान गर्लफ्रेंड से शादी करके उसके साथ सैन फ्रांसिस्को के एक अमीर इलाके माड्रे लिंडा में शिफ्ट हो गया। फिर उसे वहां पर अपने पड़ोस में एक औरत नजर आई, जिस वजह से उसका मन फिर से मचलने लगा। अब कुछ महीनों के बाद लव एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ये तो लड़का था। जो हैरान था क्योंकि अल्ट्रासाउंड से पता चला था बच्चा एक लड़की है। डॉक्टर कहती है ऐसा हो जाता है, मगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो घबराया हुआ था, वो लोग जिस इलाके में शिफ्ट हुए हैं वहां पर हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, हर किसी पर नजर रखा जाता है। लव अपने बेटे का नाम 40 रखती है अपने भाई के याद में, और वो लोग अब वहां पर एक खुशहाल जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं। मगर जो सोचता है कि ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि उसकी राक्षस पत्नी किसी का भी खून कर देती है। खैर, इसके बाद उनकी लाइफ जैसे उनके बच्चे के इर्द गिर्द घूमते ही रहती है। जो अपने बेटे को किताब पढ़ के सुनाता है, लेकिन उसका बेटा उसी के ऊपर उल्टी कर देता है। तो जो को लगता है कि वो अपने बेटे से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एक सुबह डॉटी अपने पोते से मिलने के लिए पहुंचती है, क्योंकि वो यहाँ से बस 30 मिनट दूर रहती है। वो अपने पोते को 40 कहकर बुलाती है तो लव कहती है मेरे बेटे का नाम हेनरी है। जो कमाई के नाम पर बुक्स ऑनलाइन बेचने लगता है, क्योंकि यहाँ तो कोई बुक स्टोर है नहीं, और इससे जो भी कमाई होती है वो पैसे वो एली को भेजता है। सुबह में वो दोनों एक बेकरी शॉप में गए हुए थे और वहाँ वो शेरी से मिलते हैं, जो अपना ब्लॉग और पॉडकास्ट चलाती है और उसमें बस खुद की ही तारीफ करते रहती है कि वो कितनी बड़ी फेमिनिस्ट है। शेरी बहुत बोलती है और वो उन दोनों से कहती है कि हम सभी को डिनर पे मिलना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखा दूंगी। जो सोचता है ये औरत तो बिल्कुल पीच की तरह है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहती है। उनकी पड़ोसी का नाम है नेटली। ये वही औरत है जिसे जो पहली बार देख रहा था। अंदर आकर सब कुछ फैला हुआ देखकर लव फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और जो उसे कहता है तुम जाकर आराम करो, मैं सबको साफ सफाई कर दूंगा। जो अपने बेटे को संभालने ले जाता है तो हेनरी रोने लगता है। लव हेनरी को ले जाती है, फिर वो शेरी के ब्लॉग को देखने लगती है। दूसरी तरफ जो की नजर नेटली पर होती है और वो उसका पीछा कर रहा था, लेकिन अचानक नेटली जो के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन ये तो बस उसका इमेजिनेशन था। नेटली उसे मिलती है, कहती है पता है बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है, और वो उसे डायपर देती है और कॉन्डोम का एक पैकेट। कहती है मस्ती भी नहीं रुकनी चाहिए। फ्लैशबैक देखते हैं बॉयज होम में जो रहने लगता है और वहाँ उसे लड़के बहुत परेशान करते हैं, लेकिन एक लड़का है जो को समझाता है कि उन सभी बच्चों के सामने ये बोलना बंद करो कि तेरी माँ वापस आ जाएगी। पेरेंट्स हमें यहाँ छोड़कर इसीलिए गए क्योंकि वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। इधर जो नेटली के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है तो पता चलता है कि वो एक रियल्टर है और वो अपने पति मैथ्यू के साथ कॉलेज में मिली थी, जो कि एक टेक कंपनी का मालिक है। लव जिम करके बाहर आती है तो बाहर में उसे शेरी और उसके दोस्त किकी और एंड्रू मिलते हैं। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और हंस हंस के ही सही वो लोग लव का मजाक उड़ाते हैं कि वो आज के क्लास में तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, शायद उसे वर्कआउट करने की आदत नहीं है। लव को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में जो को सोसाइटी में एक लाइब्रेरी मिल जाता है। वहाँ जो इधर उधर घूम रहा था और वो नेटली को फॉलो कर रहा था, तभी अचानक उसका बेटा बहुत रोने लगता है। लाइब्रेरी की मैनेजर होती है मैरियन। जो लाइब्रेरी कार्ड अप्लाई करने के लिए जाता है तो मैरियन उसे फॉर्म फिलअप करने को कहती है और कहीं ना कहीं जो को लगने लगता है कि मैरियन उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। इधर बेकरी में लव और शेरी और उसके दोस्त बातें कर रहे थे। वो लोग शेरी के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। शेरी लव से पूछती है कि आखिर वो करती क्या है। लव बोलती है कि वो शेफ है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसे काम करने का टाइम ही नहीं मिला। शेरी उसे समझाती है ऐसे समय में सेक्स भी करना जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क में वो बात आ जाती है जो बच्चों को जरूरी है। लव कहती है हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। घर पे आके वो जो के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन जो का ध्यान तो किताब पर था। वो उसे पूछती है तुम मुझसे आजकल बात क्यों नहीं करते। तभी हेनरी रोने लगता है। लव चली जाती है और नेटली जो को कॉल करती है, पूछती है मेरे साथ ड्रिंक पियोगे। दोनों मिलते हैं और नेटली से वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तो वो कहती है मेरा पति टेक कंपनी में काम करता है। जो पूछता है यहाँ पर प्राइवेसी तो मिलती होगी। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। वो अपने घर के अंदर के कैमरास दिखाती है, मगर बोलती है कि बाहर का कैमरा टूटा हुआ है।
है, इसीलिए वो ज्यादातर यहीं बैठे रहती है। वो लोग अंदर आते हैं और चीयर्स करते वक्त गलती से नैटली का ग्लास टूट जाता है। उसके हाथ में कट आ गया था। जो उसकी देखभाल करता है, उसकी ड्रेसिंग करता है। फिर वो लोग प्यार के बारे में बात करते हैं। जो बताने लगता है उसने सोचा था कि उसकी बेटी होगी, इसीलिए उसने लव से शादी की, मगर अब वो लव के साथ फंस चुका है। नैटली उसे अपने रीडिंग रूम में ले जाती है और जो को लगने लगता है नैटली उसके लिए सही थी। दोनों किस करते हैं और वो जो के पैंट में हाथ डालती है, लेकिन जो उसे रोकता है और तुरंत लव के पास जाता है और कहता है मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। फिर दोनों वहाँ शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं शेरी के घर पर, जहाँ पर पार्टी हो रही थी। वहाँ पर वो लोग अपने पड़ोसी को देखते हैं। लव देखती है कि एंड्रयू अपने लॉयर हस्बैंड के साथ आया हुआ था जिसका नाम है जैक्सन। इसके बाद शेरी का हस्बैंड कैरी जो को ले जाता है ग्रिल दिखाने और वो बताने लगता है कि वो कितना बड़ा फिटनेस फ्रीक है और उसका सप्लीमेंट का बिजनेस है। फिर वहाँ पर नैटली अपने पति मैथ्यू के साथ आती है तो शेरी और एंड्रयू बताने लगते हैं कि नैटली बहुत ही गंदी औरत है। मैथ्यू की एक पत्नी थी मिमी, लेकिन नैटली ने मैथ्यू को चुरा लिया और कोई नैटली पर इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि आज तो फेमिनिस्ट का जमाना है। जब लव उन लोगों के साथ नहीं होती तो वो लोग लव के बारे में ही गॉसिप करते हैं। शेरी कहती है कि लव यहाँ पर अपने मम्मी पापा के पैसों पर अयाशी करने आई है, जबकि हम लोगों ने तो यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। नैटली लव को वहां से ले जाती है और कहती इन लोगों के बातों पर ध्यान मत दो, ये सारी औरतें कमीनी है और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ टिकना है तो तुम्हें शेरी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। लव कहती है उसने मेरी और मेरी फैमिली की बेइज्जती की, ये तो कभी नहीं होने वाला। नैटली कहती है तो फिर उसकी नजर में इज्जत बना लो, खुद को बदलो मत। सच्चे लोगों को देखकर शेरी की हालत खराब होती है। लव बताती है कि मेरा सपना है कि मैं एक बेकरी खोलूं, लेकिन यहाँ ऐसा करना बेकार है क्योंकि यहाँ तो कोई ग्लूटेन खाता ही नहीं। नैटली कहती है तुम इन सब के बारे में छोड़ो, मेरे पास एक जगह है, जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। और वो कहती है तुम और तुम्हारे पति अभी तक हमारे घर नहीं आए, कभी आओ मिलने। लव हैरान होती है क्योंकि जो ने कहा था कि वो नैटली से मिलने गया था। घर आते वक्त वो जो से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसे शक है कि जरूर नैटली और जो के बीच कुछ तो हुआ, इसलिए नैटली बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। मगर वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम उस लड़की के लिए पागल हो। जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग बच्चे के बारे में बात करते हैं तो लव कहती है 40 मरने से 5 सेकंड पहले कहा था कि मैं पागल हूँ अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी। मुझे यहाँ आना था ताकि हम लोग एक नई शुरुआत कर सकें। जो उसे भरोसा दिलाता है कि हम लोग यहाँ सेफ हैं और अब हम लोग कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। अगली सुबह जो अपने बेटे को लेकर लाइब्रेरी पहुंचता है। लव नैटली को कॉल करती है, कहती है मुझे वो जगह देखनी है जहां मैं बेकरी खोल सकूं। जो अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है। हेनरी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो कहने लगता है कि कुछ भी हो मैं हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा। नैटली लव को बेकरी खोलने के लिए एक जगह दिखाती है। लव को ये जगह पसंद आया। फिर वो लोग बेसमेंट में जाते हैं। नैटली उसे पूरी जगह दिखा रही थी, लेकिन तभी लव नैटली पर हमला कर देती है और उसके बाद वो मदद के लिए जो को कॉल करती है। जो तुरंत बेसमेंट में आता है और देखता है कि लव नैटली को मार चुकी थी क्योंकि जो नैटली के लिए पागल हो चुका था और वो भी उसके अंडरगारमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर रहा था। अब वो लोग थेरेपी लेना स्टार्ट करते हैं और लव डॉक्टर के सामने डायरेक्ट कह देती है कि जो मुझे चीट कर रहा है। इधर मर्डर करने के बाद लव को पता नहीं था कि अब करना क्या है। बोलती है कि मैं कोई सीरियल किलर थोड़ी हूँ जो प्लान बना के मर्डर करूंगी। जो सब कुछ संभाल लेना चाहता था। तभी लव कहती है कि मैंने इस जगह को लीज पे लिया है। जो हैरान होता है कि लव उस जगह को किराए पर ली है जहां उसने मर्डर किया। अच्छा तरीका है उद्घाटन करने का। उनका बच्चा चिल्लाए जा रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग बॉडी का करेंगे क्या। डॉक्टर जो से पूछती है कि तुम्हें फादर बन के कैसा लग रहा है। वो मन ही मन कहता है बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन लव के सामने कहता है हाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मगर लव कहने लगती है कि जो ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा पाता क्योंकि वो दिल से अपने बेटे के लिए काम करता ही नहीं। जो डिसाइड करता है कि यहाँ से 30 मिनट दूर एक जंगल है और वो लोग नैटली को वहीं दफना देंगे, ठीक वैसे जैसे उसने कैंडिस को दफनाया। जो गुस्सा होने लगता है और लव से पूछता है तो तुम ही बता दो कि मैं करूं क्या। डिलाइला को मारने के बाद तुमने क्या किया था। तुम बस कुछ नहीं करती, बस रायता फैलाती हो और छोड़ देती हो ताकि मुझे साफ करना पड़े। वो आइडिया देता है कि जैसे उसने जैस्पर को मारा था और टुकड़े टुकड़े करके उसे ग्राइंडर में पीस डाला था, इसके साथ भी वैसा ही करना चाहिए। लव कहने लगती है कि मैं उस ग्राइंडर को कितनी बार यूज करती थी। अब दोनों में झगड़ा बढ़ते ही रहता है। इधर डॉक्टर उन दोनों के बातों को सुनकर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो के चीट करने से तुम दोनों के बीच में
में कोई दिक्कत हुई है, मामला कुछ और है, तुम लोग बात करोगे तब शायद मुझे और समझ आएगा। जो नैटली के बॉडी को प्लास्टिक में भरता है और नैटली का फोन का इस्तेमाल करके वो मैथ्यू को मैसेज कर देता है कि वो यहाँ से जंगल की तरफ जा रही है। और इसके बाद जो नैटली के गाड़ी में बैठता है और उसका हैट पहन लेता है क्योंकि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। फिर वो जंगल में आकर नैटली के बॉडी को दफना देता है। लव मैसेज करके पूछती है काम हो गया कि नहीं। तभी उसकी माँ उसे मिलने आती है और अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें कॉल कर रही थी, कॉल क्यों नहीं उठा रही। लव कहती है मैं बहुत बिजी थी, मैं एक जगह देखने के लिए गई थी जहाँ पर मैं अपना बेकरी खोलने वाली हूँ। डॉटी बोलती है मगर यहाँ तो सभी लोग डाइट करते हैं। लव कहती है मैं यहाँ सभी को बदल दूंगी। डॉटी अपनी बेटी से कह देती है तुम फिर से बिना सोचे समझे कदम उठा रही हो, तुम्हारी बेकरी के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे। थेरेपी के वक्त लव कहती है कि कोई भी मुझे समझता ही नहीं, मैं कुछ भी अलग करना चाहती हूँ तो लोग सिर्फ सवाल उठाते हैं। डॉक्टर पूछती है कोई नहीं समझता इसका क्या मतलब। फिर वो याद करती है कि कुछ दिनों पहले एक सुपरमार्केट में एक टीनेजर लड़का उसे मिला था जो उसकी मदद करता है गाड़ी में सामान रखने में। और वो लड़का कहता है कि वो फेमिनिस्ट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज का कोर्स कर रहा है, इसीलिए वो लड़कियों की मदद करता है। फिर वो लव पर लाइन भी मारने लगता है। लव को ये अच्छा भी लगता है, उसे मजा आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गिल्टी भी महसूस हुआ। इधर जो जब नैटली को दफना के घर वापस आता है तो नैटली के फोन में वो मैसेज पढ़ता है जिसमें वो अपने दोस्तों को बताई थी कि जो उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास था। थेरेपिस्ट का टाइम खत्म हो गया था और वो उन दोनों से कह देती है कि जितना मुझे समझ आया है तुम दोनों का रिश्ता खतरे में है, तुम दोनों बस सही और गलत के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई और भी वजह ढूंढनी होगी ताकि तुम दोनों साथ रह सको। घर वापस आकर दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। बीच बीच में लव भड़क जाती है। फिर वो इंस्ट्रक्शंस देखने लगती है कि उन्हें किस तरीके से बात करनी है। खैर इसके बाद जो लाइब्रेरी पहुंचता है अपना किताब लौटा देता है और वो मैरियन से कहता है कि मुझे रेयर किताबें चाहिए और वो बेसमेंट की तरफ इशारा करता है। मैरियन कहती है फिलहाल वो जो यहाँ काम करता है वो आया नहीं। जो रिक्वेस्ट करता है तो मैरियन उसे नीचे लेकर चली जाती है। फिर वो दोनों वहाँ बातें करते हैं और वो जो को एक 100 साल पुराना किताब देती है जो कि जो को पसंद भी आया। घर आकर वो उस बुक को फिक्स करने लगता है क्योंकि उसे ये काम बहुत पसंद है। अगली सुबह वो और लव एंड्रयू और उसके बॉयफ्रेंड के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। लव शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री केक बनाकर लाई थी। शेरी और बाकियों को वो बताती है कि वो मेन स्ट्रीट पर खुद का एक बेकरी खोलने वाली है। शेरी फिर से अपनी काली जुबान खोलने लगती है, कहती है उस जगह पर तो कोई दुकान चलता भी नहीं, खैर तुम्हारी चल जाएगी उम्मीद करती हूँ। लव उन्हें कप केक खाने को देती है लेकिन वो लोग बहाना मारते हैं कि हम लोग तो डाइट पर हैं, कोई कहता है मेरा फास्ट चल रहा है। फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर जो शेरी के पति कैरी के साथ होता है जो कि एजाकुलेशन को बीच में कैसे रोकना है उस टेक्निक के बारे में बता रहा था। फिर वहां पर गिल नाम का आदमी भी आता है जो कि अपनी बेटी जोई से उन्हें मिलाता है। शेरी के दोनों बच्चे कप केक खा रहे थे इसीलिए शेरी गुस्सा हो गई थी और लव पे चिल्लाती है कि तुमने तो मेरे बच्चों का शुगर लेवल बढ़ा दिया। मगर कैरी लव से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी को समझा दूंगा। और वो जो से कहता है कि मैंने अपने बच्चों को मैथ्यू के कंपनी का वाइटल रिंग पहनाया है और देखो दोनों बच्चों का ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल है और ये रिंग हम सब पहनते हैं। तब जो को याद आता है कि वो वाइटल रिंग तो नैटली के हाथ में भी था, मतलब ये हुआ कि मैथ्यू पता लगा सकता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। इसलिए वो और लव तुरंत जंगल पहुंचते हैं और अपने बच्चे को दूर रखकर वो लोग मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, बॉडी निकालते हैं। नैटली का चेहरा अजीब हो गया था क्योंकि जो ने उसके दांत निकाल लिए थे। जो रिंग निकालने की कोशिश करता है, रिंग नहीं निकलता तो वो उसकी उंगली तोड़कर रिंग निकाल लेता है। फिर वो लोग लाश को भी वहां से निकाल लेते हैं क्योंकि ये रिंग यहीं पर बंद हुआ था तो वो लोग बॉडी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसके बाद बारिश होने लगती है और वो लोग शहर के बीच में आते हैं। जो बताता है यहाँ पर फाउंडेशन बन रही है, सीमेंट के अंदर इसे दफनाएंगे तो बॉडी को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। लव पूछती है तुम्हें इस सब के बारे में पहले से पता था क्या। जो कहता है जब मेरी पत्नी ही ऐसी है तो मुझे ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। लव गुस्सा होती है, चिल्लाने लगती है आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझे मारने वाले थे लेकिन जब मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तुम रुक गए। जो कहने लगता है कि उस समय बस हम दोनों पागल हो गए थे और अब मैं तुम्हारे साथ फंस चुका हूँ और बुढ़ापे तक मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से बॉडीज दफनाते रहूंगा क्योंकि तुम बिना सोचे समझे किसी को भी मार देती हो। डॉक्टर दोनों को समझाती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एक दूसरे को मार पाओगे, तुम लोग मर्डरर थोड़ी हो। और वो जो से पूछती है कि तुम्हें पहले कभी इतना गुस्सा आया था जैसे कि तुम किसी को मार दोगे। तो वो याद करता है कि कैसे उसने कितने लोगों को मारा। कहता है कि मुझे डर लगता है कि जब लोग मेरा असली चेहरा देख लेंगे तो वो लोग मुझे छोड़ देंगे। लव उसका हाथ पकड़ती है और डॉक्टर लव से पूछती है कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। तो वो भी वही जवाब देती है कि अगर लोगों को पता चल
चल गया कि मैं कितनी बुरी हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ देंगे। डॉक्टर कहती है मतलब तुम लोगों में एक ही डर है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। अगर तुम्हें अपना रिलेशन इसी तरह बरकरार रखना है तो प्यार छोड़ो। प्यार ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। एक दूसरे को चैलेंज करो ताकि तुम लोग एक दूसरे को सुधार पाओ। जब वो लोग घर पे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके पड़ोसी के घर से कुछ खरगोश उनके आंगन में आ गए थे। जो को लगने लगता है शायद उनके फेंस में होल हो गया होगा। जो को अचानक से लव पे प्यार आने लगता है। फिर दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं और वो लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो लोग किसी को भी अब मारेंगे नहीं और कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे। अगले दिन लव और जो मिलकर अपने बेकरी को सेट करते हैं और देखते हैं बेसमेंट में उन्हें फिर से कांच वाला पिंजरा बना लिया था क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब कौन उन पर हमला कर दे। लव पिंजरे के अंदर में एक स्पेयर चाबी छुपा देती है और अपनी बेकरी को अच्छी तरह से रेडी कर देती है। जो लाइब्रेरी पहुंचता है और मैरियन को वो पुराना किताब देता है जिसे वो रिपेयर कर चुका था। ये देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है और वो समझ जाती है कि जो को यहाँ पर नौकरी चाहिए। मैरियन कहती है सोचकर बताती हूँ। लव शेरी को देखती है वहां से गुजरते हुए। जो उसे देखकर मुंह बना रही थी। लव को तो उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा था। घर पे वो लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मैथ्यू को नैटली के बारे में पता चला है या नहीं। लव कपकेक्स लेकर मैथ्यू से मिलने जाती है लेकिन वहां उसे वही लड़का मिलता है जिसका नाम है थियो, जिसे देखकर वो हैरान थी। मैथ्यू बताता है कि थियो उसका बेटा है पहली शादी से और नैटली फिलहाल गायब है। लव घर वापस आती है तो देखती है कि मैथ्यू के घर पे पुलिस पहुंच चुकी थी। ये सैन फ्रांसिस्को का सबसे सेफ इलाका है लेकिन अगली सुबह से ये खबर फैलने लगती है कि उनके इलाके से एक औरत गायब हो गई है। पर ऐसा लगता है कि लोग इस न्यूज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि उनके सोसाइटी से पहली बार ऐसा न्यूज सुनने को मिल रहा है। नैटली गायब हो गई है और उसके पति मैथ्यू के तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। सारे रिपोर्टर्स मैथ्यू के घर के बाहर जमा हो गए थे और एक रिपोर्टर किसी तरह मैथ्यू का बयान लेना चाहता था। लव ये सब देखकर डर रही थी और वो जो को देखकर पूछती है कि तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो। देखते हैं पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए आई थी लेकिन उन दोनों पर उन्हें शक नहीं हुआ। लव सोचती है कि वो लोग अब क्या करेंगे। जो कहता है जो कर रहे थे वही करेंगे, अपना काम बस नॉर्मल लोगों की तरह। डॉटी लव से मिलने आती है और वो हेनरी को संभालती है और लव से कहती है कि तुम जाकर बेकरी संभालो, मैं हेनरी का ख्याल रखूंगी। जब वो बेकरी में होती है तो शेरी और उसके दोस्त वहाँ पहुंच जाते हैं मगर वो यहाँ केक खाने के लिए नहीं आए थे। शेरी कहती है कि नैटली को ढूंढने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है। लव कहती है कि तुम लोग बेकार टेंशन ले रहे हो सकता है कि नैटली के साथ कुछ गलत हुआ ही ना हो। शेरी पूछती है क्या तुमने कभी नैटली और मैथ्यू को लड़ते झगड़ते हुए देखा। लव कहती है हम उन दोनों को ज्यादा नहीं जानते पर वो मुझे इस जगह को लीज पर रखने की इजाजत दी थी, उससे ज्यादा मैं उसे नहीं पहचानती। केक देखकर उनका मन ललचाने लगा था और शेरी केक खाने के लिए मान जाती है तो उसके दोनों दोस्त भी चखने के लिए मान जाते हैं। इधर लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि जो फ्री में वहाँ काम करना स्टार्ट कर देता है। मैरियन सोचती है कि आखिर जो फ्री में काम क्यों कर रहा है। मैरियन जो को डांटे से मिलाती है जो भी वहाँ काम करता है और वो ब्लाइंड है मगर इस वक्त वो नैटली के मिसिंग होने के न्यूज को सुन रहा था। रिपोर्टर्स शेरी से बात करते हैं जो कि टीवी के सामने ड्रामा करती है। कहती है नैटली मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, पता नहीं उसके पति के साथ उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, अब शायद उसके पति को सामने आना चाहिए। जो ये न्यूज देख रहा था तभी उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है। दोनों डिटेक्टिव जो से मिलती हैं और उसे पूछती हैं कि नैटली के गायब होने से 2 दिन पहले नैटली तुमसे मिलने के लिए आई थी एक दुकान के पार्किंग लॉट में। जो कहता है बस वो मुझसे हाई कहने आई थी, ये सब कुछ कैमरा में कैप्चर हो गया था। तभी लव का उसे फोन आता है। डिटेक्टिव जो से पूछती है कि आखिर वो उस जगह क्या कर रहा था और नैटली उसे क्या बात कर रही थी। जो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो गाड़ी में बैठकर अपने छोटे पप्पू को खुश कर रहा था और ये सुनकर डिटेक्टिव ज्यादा सवाल नहीं पूछती। थियो बेकरी पहुंचता है और वो लव के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है। लव उसे कह देती है कि वो शादीशुदा है इसीलिए वो फ्लर्ट करना बंद करे। थियो कहता है कि वो घर से भाग आया क्योंकि उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स हैं और वो वॉलेट भी लाना भूल गया और उसे कप केक्स खाना है। लव उसे केक देती है और थियो कैरेट फ्लेवर कप केक चूज करता है। लव कहती है कि मैंने पहली बार इसी फ्लेवर का केक बनाया था अपने भाई के लिए। तभी लव को घर से कॉल आता है। थियो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ओवन और दुकान बंद कर दूंगा, तुम अपने घर जाओ। सभी लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि हेनरी को इन्फेक्शन हो गया था और अगर मामला ज्यादा बिगड़ गया तो बहरा होना और दोहरा भी आ सकता है। ये सुनकर वो दोनों तो घबरा गए थे। लव गिल की पत्नी मार्गरेट को कॉल करती है और उसे बताती है कि हेनरी को मीजल्स हो गया और उस बर्थडे पार्टी के बाद से हेनरी की हालत कुछ ज्यादा सीरियस हो गई है। मार्गरेट ये सुनकर घबरा जाती है। डॉटी आकर अपनी बेटी को बताती है कि वो विन यार्ड खरीदना चाहती है। ये सुनकर लव नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी माँ पैसे उसे देने वाली थी। बेकरी
बेकरी संभालने के लिए। अब वो गुस्से में अपनी माँ से कहती है जाने के लिए। तभी वो लोग टीवी पर देखते हैं कि लव के बेकरी को दिखाया जा रहा था, जहाँ के नैटली को आखिरी बार देखा गया। लव घबरा जाती है और कहती है कि अब नॉर्मल रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैथ्यू हमारे लिए खतरा है। जो कहता है मेरे पास नैटली का स्कार्फ है जिस पर खून लगा हुआ है और उसे वो मैथ्यू के घर पे प्लांट कर देंगे। वो घर जाता है स्कार्फ ढूंढने तो देखता है कि उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और अब जो को भी मीजल्स हो गया था। तभी वो भ्रम देखने लगता है और वो खुद को वहां देखता है और देखता है कि हेनरी की सांसें नहीं चल रही थी। वो चिल्लाने लगता है तो फिर उसे वो बचपन वाली नर्स नजर आती है जो कि अनाथालय में काम करती थी। जब वो अपने भ्रम से बाहर निकलता है तो मैथ्यू के घर पे था और वो जो से पूछता है कि आखिर तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे। थियो हॉस्पिटल में लव के लिए डिनर लेकर आया था। लव खुश होती है और थियो उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। लव कहती है हेनरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पता नहीं उसे बीमारी कहाँ से लगी। वो पूछती है कि थियो आखिर स्कूल कब जाने वाला है तो वो बोलता है कि जब तक नैटली का पता नहीं चल जाता तब तक वो यहीं रुकेगा और तब तक वो फ्री में बेकरी में काम भी करेगा। फिर वो कहने लगता है कि नैटली के जाने के बाद उसके पापा कुछ ज्यादा ही चुप चुप रहने लगे हैं। तभी डॉक्टर आकर लव को अंदर बुलाती है जो मैथ्यू से कहने लगता है कि उसे हेलुसिनेशंस आ रहे थे और शायद उसे मीजल्स हो गया है। मैथ्यू कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैंने तो वैक्सीन ले लिया, तुमने वैक्सीन क्यों नहीं लिया। जो कहता है मेरा बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा और वैसे मुझे काफी दुख है कि नैटली नहीं मिल रही। मैथ्यू उसे पूछता है कि सुना है कि तुमने और नैटली ने काफी वक्त गुजारा एक साथ, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर किया। जो कहता है नहीं और वो बोलता है कि उसका बेटा भी हॉस्पिटल में है और उसे भी मीजल्स है और सोचता है कि क्या उसे किसी बुरे चीज के लिए सजा मिल रही है। मैथ्यू कहता है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, जब मैं बाप बना था तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे अब करना क्या है, एक बाप की ड्यूटी क्या होती है, लेकिन किस्मत के आगे कोई कैसे रुक सकता है। वो जो से पूछता है कि पक्का ना नैटली ने तुम्हें किसी ट्रिप के बारे में नहीं बताया, हो सकता है वो कहीं चली गई है और वापस नहीं आना चाहती। जो को लव का मैसेज आता है कि हेनरी की हालत अब थोड़ी सुधर रही है। जो मैथ्यू को समझाता है कि तुम्हें मीडिया को कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होगा वरना वो लोग अपना स्टोरी बना लेंगे और तुम्हें अगर जेल हो गई तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा। लव हेनरी को लेकर वापस आती है और देखती है कि जो बीमार था और वो उसे पूछती है काम हो गया। देखते हैं जो स्कार्फ को मैथ्यू के घर पे रखना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि मैथ्यू एक अच्छा इंसान है, वो उसके साथ बुरा नहीं कर सकता। लव उसकी बात समझती है और वो लोग स्कार्फ को जला देते हैं। नैटली के घर के बाहर सभी लोग नैटली के नाम का एक मेमोरियल बनाते हैं और शेरी सोशल मीडिया के लिए अपना फोटो खिंचवा रही थी। आखिरकार मैथ्यू बाहर आकर मीडिया से बात करता है और कहता है कि नैटली अगर तुम जहाँ भी हो वापस घर आ जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अगर तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया मैं उसे सजा दूंगा। इधर डिटेक्टिव्स को नैटली का वाइटल रिंग मिल जाता है। गिल बेकरी में आता है जो कि मार्गरेट का पति है और वो कप केक्स पैक करवाता है और लव उसे पूछती है कि मार्गरेट को बहुत दिनों से देखा नहीं। तब जाकर गिल बताता है कि उसके दोनों बच्चों को मीजल्स हुआ था, इसलिए मार्गरेट अपने दोनों बच्चों को अपने माँ के घर लेकर चली गई और उसके बच्चों के वजह से ही ये बीमारी फैली क्योंकि वो शुरू से ही वैक्सीन के खिलाफ है। कहता है कि बच्चों को वैक्सीन दिलवाने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद से बीमारी से लड़ सकते हैं और वो इसके लिए लव से माफी मांगता है कि ये बीमारी हेनरी को भी लग गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लव को गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में गिल पर हमला कर देती है। गिल जिंदा है और उसे वो लोग कांच वाले पिंजरे में बंद करके रखते हैं और बेबी मॉनिटर से उस पर नजर रखते हैं। गिल को होश आता है तो जो उसे बताता है कि तुम्हारे बच्चों के वजह से हेनरी की जिंदगी खतरे में आ गई थी, लेकिन फिर भी लव को यह करना नहीं चाहिए था। गिल कहता है वैसे अच्छा ही है, हमारे बच्चों के वजह से हेनरी के अंदर इम्यूनिटी जो आ गई। जो गिल को माफ करने को तैयार था लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसे यकीन है अगर वो बाहर उसे निकाल देंगे तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। अब वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। जो कहता है कि हमें गिल के बारे में कुछ ऐसा पता करना होगा जो वो दुनिया से छुपा के रखा है, तब दुनिया को वो हमारे बारे में नहीं बताएगा। लाइब्रेरी में डांटे गिल का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पर रीडर का काम करता है, लेकिन आज वो आया नहीं। तभी लाइब्रेरी में किकी आती है पोस्टर लगाने और बेकरी में शेरी पहुंचती है और वो भी वहाँ नैटली का पोस्टर लगाती है। उसमें लिखा हुआ था कि वो लोग कम्युनिटी सर्च के लिए निकलेंगे। लव घबराने लगती है कि कहीं ये सबसे वो लोग पकड़े ना जाए। वो थियो को देखती है चिल्लाते हुए क्योंकि वो कम्युनिटी सर्च में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आएंगे वो अपने मतलब के लिए आएंगे। थियो लव से आके बात करता है, कहता है कि शेरी और उसके दोस्त पुलिस के साथ जंगल में जाने वाले हैं नैटली को ढूंढने के लिए। लव उसे समझाती है कि उसे कम्युनिटी सर्च के लिए जाना चाहिए क्योंकि कभी कभार दुनिया को दिखाना जरूरी होता है और लव भी उसके साथ जाने को मान जाती है। जो गिल के बारे में कोई राज पता करने की कोशिश करता है। असल में गिल एक जियोलॉजी प्रोफेसर है और ऐसा पता चला है कि उसने एक स्टूडेंट के साथ जबरदस्ती किया था।
मैरियन वहां पर आती है और वो दोनों बात करते हैं और जो उसे बताता है कि वो बचपन में बेघर हुआ करता था और एक बुक स्टोर ओनर ने उसे अपने घर में जगह दी, इसीलिए उसे लोगों से ज्यादा किताबों में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसकी स्टोरी सुनकर मैरियन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी, अब तुम मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगे हो। जो गिल से बात करता है और उसे उसके राज के बारे में पूछता है, तब जाकर वो बताता है कि वो एक लड़की शेरिल के साथ चर्च के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, तो उन लोगों ने डोनेशन का सारा पैसा जुआ खेलने में उड़ा दिया और उसने उस लड़की के साथ सेक्स भी किया। घर पर लव सोच रही होती है कि उन्हें जंगल में कुछ तो मिलेगा नहीं और हमें तुरंत गिल के बारे में कुछ करना पड़ेगा। जो उसे चिल्लाकर कह देता है कि तुम्हारे कहने पर मैं एक और खून नहीं करने वाला, और वो गिल के लिए खाना लेकर जाता है और वो जो से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपने परिवार को दोबारा देख पाऊंगा। अगले दिन देखते हैं कि लव अपने बेटे हेनरी को अपनी माँ के साथ भेज रही थी, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है ऐसा ही करना सही था। लव बहाना मारकर अपनी माँ से अपने डैड के साथ काम करने वाले एक आदमी साई का नंबर मांगती है, जो कि लोगों का इन्फॉर्मेशन निकालता है और वो जो को इस बारे में बताती है। जो खुश नहीं लग रहा था कि लव अपने परिवार को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर रही थी। लव खुद को शांत रखती है और कहती है कि मैं सब कुछ बस ठीक करना चाहती हूँ। इसके बाद उसे साई का कॉल आता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि गिल अपने बेटे एलन को घपला करके एक बहुत ही बड़े कॉलेज डार्टमाउथ में भेजा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक स्टूडेंट विकी को कुछ पैसे देकर एक मामले को रफा दफा करवाया था। जब वो लोग गिल से इस बारे में पूछते हैं तो गिल को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, और तब जाकर उसे समझ आता है कि एलन असल में बहुत ही बड़ा शैतान लड़का है, जो कि लड़कियों के साथ गलत काम करता है और इसीलिए पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाया गया था। इसी वजह से गिल सोसाइटी में आया था रहने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन उसका बेटा फिर से शुरू हो गया। गिल परेशान हो गया था। जो सोचता है कि वो लोग बस गिल को इस जगह को छोड़ देने को बोलेंगे, जिसमें कि दोनों का ही फायदा है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गिल खुद को मार डालता है। अब अगली सुबह सभी लोग जंगल में कम्युनिटी सर्च के लिए निकलते हैं और वो लोग जंगल में नैटली को ढूंढ रहे थे। शेरी फिर से सबके सामने ड्रामा करने लगती है कि नैटली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। लव थियो का साथ देने के लिए उसके साथ गई हुई थी। वहाँ वो मैथ्यू से बात करती है, उसका हालचाल पूछती है, लेकिन वो लव से अच्छे से बात नहीं करता। थियो और लव जंगल में घूम रहे थे। लव टॉयलेट करने के बहाने आगे चली जाती है और एक कुल्हाड़ी पत्तों के अंदर छुपा देती है, जिसमें वो पहले से ही गिल के फिंगरप्रिंट्स लगा चुकी थी। शेरी बस ड्रामा करते रहती है और थियो ये सबसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उस पर चिल्लाता है। फ्लैशबैक देखते हैं, जो दूसरे बच्चों से मार खाकर नर्स के पास आता है और वो जो को पहले से ही पसंद करती थी। कहने लगती है कि अगर मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करूंगी तो वो बड़ा होना चाहिए ताकि उसे अपने पास्ट के बारे में पता हो। इधर रात हो जाती है। लव और थियो बेकरी आते हैं और वो लव से उसके भाई के बारे में पूछता है। इधर सभी लोग जंगल से बाहर आते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मैथ्यू डिटेक्टिव से बात करता है, ये सबका फायदा नहीं। डिटेक्टिव कहती है अच्छा ही है, हमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि अगर कुछ मिल जाता तो ये साबित हो जाता कि नैटली जिंदा नहीं है। तभी अंदर में उन्हें कुल्हाड़ी मिलती है। जो गिल के घर पर आता है और वहाँ पर वो एक लेटर रख देता है उसकी पत्नी मार्गरेट के लिए, ये दिखाते हुए कि ये गिल ने लिखा है, और वो उसके बॉडी को भी वहीं टांग देता है। बेकरी में लव थियो को समझाती है कि तुम्हें बस ऐसे लोगों के साथ रहने की जरूरत है जो तुम्हें समझते हैं। थियो पूछता है ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? लव कहती है तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर वो लोग किस करते हैं, लेकिन लव उसे दूर करती है, कहती है ये गलत है। तभी उसका फोन बजता है। पता चलता है कि जंगल में लोगों को हथियार मिल गया, जिससे कि नैटली का मर्डर हुआ। अगली सुबह नैटली के बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा था कि उसका मर्डर हुआ। मार्गरेट अपने घर वापस आती है और उसे वहाँ अपने पति का लेटर और उसका लाश मिलता है। उस लेटर के मदद से न्यूज में ये दिखाया जाता है कि नैटली का गिल के साथ अफेयर था और लेटर में उसने कबूल किया है कि उसी ने नैटली को मारा और उसे दफनाया। शेरी थैंक यू कहने के लिए लव को एक गुलदस्ता भेजती है। मैरियन देखती है कि जो किताब को गलत तरीके से रख रहा था, लेकिन वो गुस्से में नहीं थी। जो को पता चलता है कि मैरियन का एक बच्चा भी है। फिर वो लोग गिल के बारे में बात करते हैं और अब उन्हें लाइब्रेरी में एक नए रीडर की जरूरत होगी। वो जो से कहती है कि वो ये काम कर सकता है। फिर जो को ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैरियन उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। इसके बाद जो और लव थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और अब उनके यहाँ रहे 6 महीने हो चुके थे। लव सोचती है क्या यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि वो तो यहाँ खुश महसूस कर रही है। जो को भी यहाँ पर अब अच्छा लगने लगा है।
नेटली और गिल का मामला ठंडा होने के बाद। मगर लव कहती है कि जो का यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है, मगर वो सोचता है कि यहाँ पर सच्ची दोस्ती के लायक तो कोई है भी नहीं। डॉक्टर पूछती है तुम लोगों की सेक्स लाइफ कैसी है, तो वो लोग कहते हैं बहुत ही अच्छी। खैर इधर दोनों पार्टी में जाने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ जाना बहुत जरूरी है अगर उन्हें हेनरी को यहाँ के सबसे अच्छे प्राइवेट किंडरगार्टन में भेजना है तो, और उन्हें शेरी के नौटंकी को भी सहना पड़ेगा। दूसरे घर से जोर से म्यूजिक बजने की आवाज आ रही थी तो लव कहती है शायद थियो वापस आ गया होगा। वो थियो को याद करने लगती है लेकिन वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो को किस कर लेती है और शेरी को उसका सबसे अच्छा फोटो मिल जाता है। लाइब्रेरी में जो मैरियन के साथ कुछ ज्यादा वक्त बिताता है उसका दिमाग भटकने लगता है मगर वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि अब वो शादीशुदा है। मैरियन जो का पोर्ट्रेट बना रही थी और वो अपने बारे में बताने लगती है कि उसका जन्म पेरिस में हुआ। फिर वो ड्राइंग दिखाती है और जो उसके करीब जाता है उसे किस करता है मगर ये तो बस उसका इमेजिनेशन था। शेरी और उसका पति कैरी जो और लव के घर आए हुए थे। कैरी कहने लगता है कि मीट का मजा तभी आता है जब जानवरों को तुम खुद शिकार करो। जो सोच रहा होता है कि वो आखिर सादी मानव को कैसे झेल पाएगा। थियो घर वापस आता है और उसे देखकर शेरी कहने लगती है कि वो लड़का पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बार तो वो दारू पीकर एग्जाम देने गया था, पीकर गाड़ी चलाने के वजह से 2 बार अरेस्ट भी हो चुका है। कैरी जो को अपने हंटिंग ट्रिप पर लेकर जाना चाहता है उसे असली मर्द बनाने के लिए। जो को नहीं जाना था पर उसे यहाँ फिट बैठना है तो वो मान जाता है। थियो लव के घर पे आता है बस बताने के लिए कि कल रास्ते को साफ किया जाएगा तो गाड़ी बाहर मत खड़ा करना। लव उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तभी जो वहाँ पर आता है और उसे लगने लगता है दोनों के बीच कुछ तो है। वो बैंक स्टेटमेंट चेक करता है तो देखता है कि लव 12 बार उबर टैक्सी बुक की है। सोचता है कि आखिर वो दोनों क्या टैक्सी में रोमांस करते हैं। वो लव से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो थियो के लिए कभी कभी टैक्सी बुक कर देती थी क्योंकि उसका कोई ख्याल ही नहीं रखता। मैथ्यू बिजी रहता है तो लव को ही उसकी मदद करनी पड़ती है। जो के पूछने पर वो कबूल कर लेती है कि थियो ने उसे किस किया था। जो गुस्सा होने लगता है तो लव वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो कैरी और कुछ लोग जंगल में आते हैं हंटिंग ट्रिप पर। कैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जैसे कि वो युद्ध पर जाने वाला है। कुछ लोग हंटिंग के लिए निकल जाते हैं और जो और जैक्सन टेंट पर ही रुकते हैं। जैक्सन पेरेंटिंग के बारे में जो से बातें करता है, कहता है कि कभी कभी बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। थियो बेकरी आता है और बहाना मारता है कि वो फिर से वॉलेट भूल गया। लव उसे कपकेक देती है और उसे पूछती है पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी, तो वो कहता है मैं कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। लव उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र होती है। थियो कहता है मैं भी तुम्हारे लिए फिक्र करता हूँ, मैंने देखा तुम्हारा पति तुम पर बहुत चिल्लाता है। और वो पूछता है कि आखिर वो शेरी के साथ दोस्ती क्यों कर रही है। लव कहती है लोगों के बीच एडजस्ट करना कोई क्राइम नहीं है, जब तुम और बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। हंटिंग ट्रिप में कैरी सभी को असली मर्द बनना सिखा रहा था और सभी से कहता है अपने अपने शर्ट उतारने। जो सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ क्यों आया, वो अकेला ही अच्छा था। कैरी उसे आकर कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने शेरी को बताया कि तुम्हारी मर्दानगी छोटी हो गई है। फिर वो जो को लेकर निकलता है शिकार पे, लेकिन जल्दी ही जो थक जाता है क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं है। कैरी गिलहरी को पकड़ के लाया था और वो जो से कहता है इसे मारने के लिए। जो कहता है गिलहरी को छोड़ दो मगर कैरी गिलहरी को मार डालता है और जो को भड़काने लगता है कि अगर मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ तो मुझसे लड़ो। जो कैरी को इतने जोर से धक्का देता है कि वो उसे नीचे गिरा देता है। जो किसी तरह कैरी को घसीट के टेंट के पास लेकर आता है और उसे सीपीआर देता है। आखिर में कैरी को होश आता है और कहता है कि मेरा मरना नामुमकिन है। और वो जो को देखकर कहता है कि जो तो असल में हैवान है, मगर वो उसे गले लगाता है। और ये देखकर जो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उन लोगों ने जो का असली चेहरा देखा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो को अपनाया। लव पहुंचती है थियो को पुलिस स्टेशन से ले जाने के लिए क्योंकि पुलिस ने उसे ड्रिंक करके स्कूटर चलाने को लेकर अरेस्ट कर लिया था। लव हंसती है कि सिर्फ एक स्कूटर चलाने को लेकर। इसके बाद वो दोनों निकलते हैं स्कूटर से और वो दोनों गिर जाते हैं। थियो सच बताता है कि वो पढ़ाई से ब्रेक ले रहा है क्योंकि वो लव के बारे में सोचते रहता है और उसे अब लव से लव हो गया है। लव उसे चुप रहने को कहती है कि तुम एक टीनेजर हो और मैं एक शादीशुदा औरत, तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मगर लव उसे किस कर लेती है और दोनों वहाँ शुरू हो जाते हैं। लव को उसकी माँ का फोन आ रहा था। वो अपने घर आती है। डॉटी अपनी बेटी से पूछती है आखिर तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही हो। लव कहती है मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। डॉटी कहती है तुमने हेनरी के पहले कदम नहीं देखे, मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया था, तुम उठाई नहीं। लव गुस्सा होती है कि वो आखिर इतना कीमती मौका कैसे छोड़ दी, उसे ये दोबारा नहीं मिलने वाला। और उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम हमेशा लोगों को बचाने में लगी रहती हो, तुम दोबारा यही कर रही हो, अब तुम्हें होश में आना पड़ेगा। मगर थियो उसे होश में आने दे तब तो वो उसे मैसेज ही करते रहता है। लेकिन लव उसे कह देती है कि किसी और को ढूंढ लेने के लिए जो
उसके उम्र की हो। अगले सुबह जो हंटिंग ट्रिप से घर वापस आता है और लव हेनरी के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर चुकी थी और वो दिखाता है कि कैरी ने उसे बो एंड एरो गिफ्ट किया। वो लोग गले लगते हैं और जो उसे कहता है कि थियो को लेकर मैंने तुमसे जो कहा वो भूल जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो लोग कमरे में जाकर इंटीमेट होते हैं और जो कहता है कि इस कमरे को साउंड प्रूफ करने की जरूरत है। लव देखती है कि उसके बेकरी का अलार्म 4 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। जो तुरंत जाकर अलार्म को ठीक कर देता है और लव खिड़की से बाहर देखती है तो थियो लव की बात मानकर किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा था। हंटिंग ट्रिप से जो एक बात सीख गया था कि वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को बांध करके नहीं रख सकता, वो सिर्फ उस मॉन्स्टर को बहला फुसला सकता है, कुछ समय के लिए शांत कर सकता है। इसीलिए वो मैरियन का पीछा करने लगता है। फ्लैशबैक में जो नर्स के हाथ पे जख्म के निशान को देखता है जब वो उसे सैंडविच दे रही थी, मगर वो उसे ढक लेती है। प्रेजेंट में जो मैरियन के घर पहुंचता है और वो उसके घर में एक डिल्डो देखता है, इधर उधर ताका झाकी कर रहा था। तभी मैरियन घर पहुंच जाती है और जो बिस्तर के नीचे छिप जाता है और सोचने लगता है कि आज मैरियन जल्दी क्यों आ गई। तभी अचानक वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और वॉशरूम चली जाती है। लव उसे मैसेज कर रही थी, मगर लव थियो को लेकर परेशान थी। थियो देखता है कि उसके पापा मैथ्यू बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए थे और वो काफी थका हुआ था। वो थियो से पूछता है तुम्हारे पढ़ाई का क्या हुआ। तो थियो बहाना मारने लगता है कि मैं परेशान हूँ इसीलिए अभी स्कूल नहीं जाना चाहता। लव भी अपने भाई को मैसेज करती है जो अब इस दुनिया में है नहीं, और वो उसके नंबर पे मैसेज करके अपना सीक्रेट शेयर करती है, अपनी फीलिंग शेयर करती है। तभी थियो उसे मैसेज करता है मगर वो उसे रिप्लाई नहीं करती और खाना बनाने में लग जाती है। इसीलिए थियो लव का ध्यान खींचने के लिए बाहर स्पीकर्स लेकर खड़ा हो जाता है, किसी 90s के रोमांटिक हीरो की तरह। लव चिल्लाती है मगर वो कहता है कि तुम मुझसे बात कर ही नहीं रही हो तो मैं क्या करता, पर वैसे भी मेरे डैड बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। लव कहती है उनका ख्याल रखो, तब शायद तुम उन्हें समझ पाओगे। अपने घर जाओ। शाम को घर पर जो वापस आ चुका था और दोनों एक दूसरे को देखकर सोच रहे होते हैं कि वो लोग एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते हैं। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन जो मैरियन को भुला नहीं पा रहा था। तो वहीं लव थियो को याद कर रही थी और उन्हें बहुत मजा आता है। तभी सुबह में मैथ्यू से मिलने के लिए जीन नाम की औरत आती है और उसे पता है कि मैथ्यू लव के पीछे जासूस लगवाया है और वो उसे समझाती है कि तुम लव के परिवार को नहीं जानते, वो लोग बहुत पावरफुल हैं और वैसे भी अगर सबको पता चलेगा कि तुम उन पर जासूसी कर रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा, सब तुम्हारे बारे में बात करेंगे, ये बहुत गलत है। और जीन को कंपनी के इमेज की टेंशन है। वो उसे समझाती है मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम जो भी करोगे उन सब की लाइफ उस पर डिपेंड करती है जो तुम्हारे साथ काम करते हैं। लव अपने माँ के विनयार्ड के उद्घाटन में जाती है और वहाँ शेरी डॉटी के वीडियोस बना रही थी ताकि शेरी के फॉलोवर्स से उसे कुछ फायदा हो पाए। लव अपनी माँ से बात करती है तो वो बस सोचते रहती है कि उसकी माँ कितनी ड्रामा करती है। वो जो को मैसेज करती है कि वो अपनी माँ के विनयार्ड में गई हुई है जो लाइब्रेरी में होता है और वो मैरियन पे नजर रखता है। वो तुरंत वहाँ से चली जाती है और जो डांटे से कहने लगता है कि मुझे कुछ हिसाब करना था, मगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैरियन के ऑफिस में रखे हुए हैं और मैं उसके आने तक का इंतजार नहीं कर सकता। डांटे जो को मैरियन के ऑफिस का चाबी दे देता है और वो उसके कंप्यूटर वगैरह सब कुछ चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र का एडवर्टीजमेंट मिलता है। विनयार्ड में लॉरा नाम की एक राइटर आती है जिसका नया बुक लॉन्च हुआ है और वो अपने बुक से कुछ लाइंस पढ़ती है। जब सभी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो लव भी पूछती है कि 21st सेंचुरी में एक वर्किंग मदर खुश कैसे रहे। लॉरा कहती है दूसरों के पौधे में ध्यान देने से अच्छा है कि अपने पौधे में पानी दो। लव को उसकी बातें बस बकवास लगती है क्योंकि लॉरा को अपने लाइफ में कुछ सहना पड़ा ही नहीं है। वो तो बहुत ही प्रिविलेज्ड है और वो गुस्से में उठकर चली जाती है। इसके बाद शेरी और डॉटी लव को अपने साथ वीडियो बनाने के लिए मना लेती हैं, लेकिन वीडियो में डॉटी कहने लगती है कि उसे लगता है कि लव प्रेग्नेंट है। लव हैरान हो जाती और तुरंत वीडियो ऑफ करती है और कहती है कि आपको ये सब कैसे पता, और मैं भी श्योर नहीं हूँ, और आप फिर से वही कर रही है जो आप मेरे और 40 के साथ बचपन में करती थी। आपको हमेशा हमारी लाइफ बिगाड़ने की आदत हो गई है। डॉटी को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। एहसान फरामोश लड़की, अपने पड़ोसी लड़की के साथ तुम जो बैंड बजा रही हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम खुद हो, क्योंकि तुम अपने बोरिंग लाइफ से परेशान हो चुकी हो। रात के वक्त थियो अपने पापा के ऑफिस में जाता है उनके लिए डिनर लेकर, और वहाँ पर वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और लैपटॉप में सोसाइटी में रहने वाले सभी की तस्वीरें, जिसे देखकर वो थोड़ा डर गया था। इधर लाइब्रेरी में सभी काम खत्म करके निकलने वाले थे, तभी वहाँ पर मैरियन का बॉयफ्रेंड रायन आता है और तमाशा करने लगता है। जो गुस्से में कहता है निकल जाने के लिए, रायन
रायन चला जाता है, लेकिन मैरियन गुस्सा हो जाती है, कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुमसे मदद नहीं मांगी। जो को अब समझ आता है कि मैरियन भी अंदर से टूटी हुई है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह, और अब उसे सारा पैटर्न समझ आ रहा है कि वो किन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो मुस्कुराता है। मैरियन पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो। जो माफी मांगता है, कहता है मैं किसी को बुली होते हुए नहीं देख सकता। लव नहाते वक्त 40 को मैसेज करती है, लिखती है कि वो उसे नफरत करती है क्योंकि वो उसे उसकी माँ के साथ अकेला छोड़ के चला गया, और वो अपनी माँ से भी नफरत करती है। तभी 40 का मैसेज आने लगता है, जो असल में जिंदा है ही नहीं। फिर वो अपने भाई को अपने सामने देखती है और उसे गले लगाती है। दोनों बातें करते हैं और लव बोलने लगती है कि वो जो से प्यार करती थी, लेकिन अब वो उसे पसंद नहीं करती। कहती है कि सोचा था हम दोनों सोलमेट्स हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। इधर रात में जो घर पे होता है, तभी उसे मैरियन कॉल करती है। वो तुरंत भागते हुए लाइब्रेरी पहुंचता है और देखता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम खराब हो गया था और सारे बुक्स भीग चुके हैं। मैरियन को डर है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो उसे कहता है फिक्र ना करने, क्योंकि वो किताब को फिक्स कर देगा। मैरियन जो पर चिल्लाने को लेकर माफी मांगती है, कहती है कि अपने एक्स हस्बैंड को देखकर मुझे गुस्सा आता है। दोनों बुक्स को सुखा रहे थे, और जो उसे पूछता है तुम्हारी बेटी कैसी है। मैरियन का चेहरा खिल उठता है, कहती है उसका तो जवाब ही नहीं, वो बहुत फनी है। और वो जो से पूछती है तुम्हारा बेटा हेनरी कैसा है। जो मजाक में कहता है वो तो टेररिस्ट है। वो जो को परेशान देखती है और जो कहने लगता है कि ऐसे सोसाइटी में बच्चों को पालना बहुत अजीब लगता है। मैरियन कहती है अनाथालय में पलने के बाद खुद के बच्चों को पालना बहुत कठिन होता है। मैं खुद 18 साल होने तक कई फॉस्टर्स होम्स में रह चुकी हूँ। जो कहने लगता है कि मैंने कभी इस बारे में लव से बात नहीं की। मैरियन उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि वो चाहकर भी तुम्हारे बारे में कभी इस तरह समझ नहीं पाएगी। मैरियन बताने लगती है कि वो और उसका पति ड्रग एडिक्ट थे। जब उनकी बेटी बहुत छोटी थी, एक दो बार मैरियन से एक्सीडेंट हो गया था और उनकी बेटी जूलियट की जान बाल बाल बची। इस वजह से धोखे से उसके पति ने बेटी की कस्टडी ले ली और सभी को वो सच्चा और मैं झूठी लगने लगी क्योंकि वो गोरा है। और वो कहती है कि वो उस दिन वकील से मिलने गई थी जब जो उसके घर पे था। वो कहती है कि उन्हें जॉइंट कस्टडी मिल जाएगी अगर मैरियन ये दिखाए कि वो सुधर गई है। जो फिर से कहीं खो जाता है और सोचता है कि मैरियन उसकी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैरियन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। फिर अचानक वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ का स्प्रिंकलर चालू हो जाता है। जब वो लोग एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन फिर भी वो लोग किस करते हैं। लव शेरी से मिलने आती है और लव कहने लगती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो खुश नहीं है और इसमें जो की भी कोई गलती नहीं है। मुझे लगा था कि वो मेरा सोलमेट है। शेरी कहती है सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता, हम लोग अपने पार्टनर को खुद ढूंढते हैं। मेरे और कैरी के बीच में भी शुरुआत में कुछ भी ठीक नहीं था, मुझे तो वो पसंद भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरा पार्टनर है और अगर मुझे इसके साथ रहना है तो मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें अपने पार्टनर को अपनाना होगा। ये आसान नहीं है मगर ये सही होगा। लव घर आकर 40 वाले नंबर को डिलीट कर देती है। थियो उसे मिलने के लिए आ जाता है, कहता है कि सुबह के 4 बजे तुमने मुझे फोन किया था। लव को ये खुद याद नहीं। खैर वो लव को बताता है कि वो अपने पापा के ऑफिस में गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेटर हायर किया है सोसाइटी के लोगों पर जासूसी करने के लिए, और उसमें लव और जो का भी नाम है। फ्लैशबैक में जो नर्स को बुक्स देने के लिए जा रहा था, तभी वो देखता है कि नर्स का बॉयफ्रेंड आया हुआ था जो कि नर्स को बहुत मारता पीटता है। जो नर्स से कहता है कि वो आपको चोट पहुंचाता है और अब वो पहुंच गया है फ्लावर्स देकर आपसे माफी मांगने, आप उसके बात को मत मानिए। मगर नर्स उसे बाहर जाने को बोलती है। लाइब्रेरी में वो मैरियन से जाके बात करता है उनके बीच कल रात जो कुछ भी हुआ। मैरियन उसे कह देती है कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ हो नहीं सकता। तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा परिवार नहीं तोड़ना चाहती, तुम्हारे बेटे को हर्ट नहीं करना चाहती। जो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में नहीं आऊंगा। फिर दोनों किस करते हैं। मैरियन कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। जो कहता है मैं तो ये नौकरी छोड़ने के लिए आया था। मैरियन कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। जब वो घर जाता है तो लव उसे बताती है मैथ्यू उन सभी पर नजर रखने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। नैटली का केस अभी भी बंद नहीं हुआ। लव कहती है मैं इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती हूँ, मुझे बस थियो का इस्तेमाल करना होगा। जो इसके लिए मान जाता है, कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो, हम लोग एक टीम है। फिर एक रात जो और लव शेरी और कैरी के साथ गेम खेल रहे थे। लव देखती है कि थियो बाहर आंगन में बैठा हुआ था और उसे रिझाने के लिए लव अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे मैसेज करती है, कहती है कि मुझे पता नहीं तुम बाहर बैठे हुए हो। थियो मुस्कुराता है और लव उसे कल बेकरी बुलाती है। जो वहां पर आता है और लव कहती है कि थियो मुझसे कल मिलने वाला है। जो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर वो मैरियन को पसंद नहीं करता तो लव के इस हरकत से वो उसे काफी गुस्सा होता, लेकिन अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जो कहने लगता है कि लाइब्रेरी में
फंड रेजर इवेंट होने वाला है और मुझे लेट नाइट लाइब्रेरी में अब काम करना पड़ेगा। अगली सुबह लाइब्रेरी में इवेंट की तैयारी हो रही थी। जो कहता है कि वो मैरियन को दिन रात याद करता है। मैरियन कहती है मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ हो नहीं सकता। बहुत वजहों से ये सब कुछ गलत है क्योंकि तुम शादीशुदा हो। वहाँ देखती है मैरियन की बेटी जूलियट भी होती है। लव कॉल करती है, कहती है कि उसकी मॉम उसका फोन नहीं उठा रही क्योंकि शायद उसकी मॉम डर गई है क्योंकि आज उसकी मॉम और उसके डैड का डिवोर्स होने वाला है। तभी लव के घर शेरी आती है और कहती है मेरी कैटरर की तबीयत खराब हो गई है और उसे इवेंट में जाना था, लेकिन क्या उसका काम तुम कर सकती हो? लव एक्साइटेड हो जाती है, कहती है बहुत समय से मैंने ये काम किया नहीं। शेरी कहती है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम बस खाना बनाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। लव मान जाती है और शेरी देख रही थी कि आज लव के चेहरे पर ग्लो है। लव कहती है मैंने तुम्हारी एडवाइस मान ली, अपने सोलमेट को मैंने अपना लिया है। तभी बेकरी में थियो पहुंच जाता है और बिना वक्त गवाए वो शुरू होने वाला था, लेकिन लव उसे कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। थियो कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल देने लगी हो। लव कहती है मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स होने वाली है। थियो उसे समझाता है, कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, अगर कोई भी मदद चाहिए तो बोलना। लव उसे कहती है तो फिर बताओ तुम्हारे पापा को मेरे और जो के बारे में क्या पता चला। थियो कहता है वो पता करके जरूर बताएगा। जो मैरियन के साथ वक्त बिता रहा था और वो काफी खुश होता है और उसकी बेटी के साथ भी वो गेम्स खेलता है जिससे कि उसकी बेटी भी जो के साथ थोड़ी घुलने मिलने लगती है। तभी मैरियन को उसके एक्स हस्बैंड का मैसेज आता है जो कि एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में काम करता है। पता चलता है कि वो लाइब्रेरी को फंड रेजर इवेंट में बहुत बड़ा चेक डोनेट करने वाला है। इससे वो खुश नहीं थी। कहती है रायन बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे कंट्रोल कर सकता है, उसका मुझ पर हक है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जूलियट का कस्टडी मुझे नहीं देगा। जो रायन को ठिकाने लगाने का सोच रहा था। जो एक नशा मुक्ति केंद्र जाता है और वहाँ रायन ड्रग एडिक्ट्स को भाषण दे रहा था कि कैसे वो अपने एडिक्शन से उभरा है। जो को रायन के बारे में बहुत कुछ पता चला, जैसे कि वो सुबह सुबह नहीं उठता, वर्कआउट बहुत करता है और उसकी एक माँ है जो कि हर समय जूलियट को संभालती है। पर ये तो गलत है, कस्टडी रायन को मिली है लेकिन रायन अपनी बेटी के साथ वक्त नहीं बिताता। डॉटी दुखी होकर अपनी बेटी से मिलने आती है, कहती है उसके पति ने उसे एनावरिन छीन लिया, लेकिन उस स्टोर को उसने खुद बनाया था। यहाँ तक कि उसके पति ने उसका नया विनयार्ड भी छीन लिया। लव इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो उसकी माँ कहती है तुम्हारे और जो के रिश्ते में जो दरार आ गई है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लव कहती है हमारा रिश्ता आपके रिश्ते की तरह नहीं है। डॉटी पूछती है क्यों, तुम तो उस पड़ोसी लड़के के साथ सो रही हो। मैथ्यू एक हैकर को बुलाता है और वो लड़की देखती है कंप्यूटर पर सोसाइटी के घर के सभी कैमरास दिख रहे थे। पूछती है तुम्हारे पास ये सब कुछ क्यों है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। मैथ्यू बोलता है यहाँ पर बहुत सारे कैमरास है लेकिन मुझे बस कुछ ही फुटेज चाहिए और वो उस हैकर का फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहता है और उसे एक मर्डरर का पता लगाना है। जो कैरी के बताए हुए एक ड्रग डीलर से मिलता है जो कि एक बच्चा होता है, जो ड्रग्स खरीदकर रायन के प्रोटीन शेक्स में मिला देता है जिससे कि वो अगली सुनवाई तक अपने काबू में ना रहे। जो को वहाँ पर मैरियन के कुछ फोटोज भी मिलते हैं और जब वो घर आता है तो लव तैयार होकर लाइब्रेरी के फंड रेजर इवेंट में जाने वाली थी कैटरिंग का काम संभालने, मगर पार्टी में जाने से पहले लव जो को मजा देना शुरू करती है। लेकिन जो जानता है कि लव से उसका मन भर चुका है और अब मैरियन से उसे ज्यादा मजा आता है, इसलिए वो लव से कहता है अभी मेरा मन नहीं है। फिर वो हमेशा रायन पे नजर रखता है जो कि प्रोटीन शेक पीता है जिसमें कि ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे कि वो अपना दिमाग खोने लगता है, उसे गुस्सा आता है। लव घर पर बादाम जला देती है जिससे कि वो काफी गुस्सा हो गई थी क्योंकि आजकल उसका काम पे ध्यान नहीं था। थियो वहाँ पर आता है और लव उसे कहने लगती है पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। फिर दोनों वहाँ शुरू हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जो घर वापस आता है और वो लव के लिए डोनट लेकर आया था क्योंकि लव को ये वाले डोनट्स बहुत पसंद है। लव थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि जो अभी भी उसका बहुत ख्याल रखता है। कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे अट्रैक्टिव नहीं मानते, मगर जो उसे किस करता है। तभी लव को उसकी माँ का फोन आता है और डॉटी बहुत ड्रिंक कर रही थी इसलिए वो आज बहुत लेट से उठी और कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, हेनरी की देखभाल करूंगी, तुम जाकर अपना काम करना। लव कहती है हम लोगों ने बेबी सीटर रख लिया है। डॉटी कहती है अच्छा, अब तो मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकती, इस लायक भी नहीं हूँ ना मैं। लव कहती है आप नशे में हो और वो कॉल कट कर देती है। फिर फंड रेजिंग इवेंट में जो और लव पहुंचते हैं। शेरी आकर कहती है हम लोगों ने तो लोगों के एलर्जी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर वो लोग लिस्ट बनाने लगते हैं और मैरियन भी उनके साथ ही थी। शेरी अपने पति कैरी के साथ चली जाती है और मैरियन लव को बताती है कि वो जो की बॉस है और माफी मांगती है कि अगर वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। लव कहती है नहीं, जो को तो यहाँ काम करना बहुत पसंद है। मैरियन बात को अच्छे से संभालती है, कहती है कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ और जो यहाँ
यहाँ रहकर मेरा सारा काम संभाल लेता है। जो दूर से उन दोनों को बातें करते हुए देखता है सोचता है बस सब कुछ सही रहे। तभी वहाँ रायन आ जाता है और जो सोचता है कि इसे तो अपने होश में नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ कैसे आ गया। अब वो बड़ा सा चेक लेकर आया था और डांटे आकर कहता है कि ये आदमी एक नंबर का शैतान है, अपने शेक्स में हमेशा ड्रग्स मिलाता है, दिन भर ड्रग्स लेता है और जाकर नशा मुक्ति केंद्र में भाषण देता है। मतलब ये हुआ कि जो ड्रग्स दे रहा था उस पर रायन का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हमेशा ही नशे में हाई रहता है। इसके बाद रायन जो से आके बात करता है, पूछने लगता है कि वो कहाँ से है, लेकिन लास्ट में उसे धमकाता है मैरियन से दूर रहो। इधर शेरी कहने लगती है वो और उसके हस्बैंड जो और लव के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। शेरी बताती है कि उसके और उसके पति का ओपन मैरिज है, मतलब कि वो दूसरे कपल्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और अब वो लव और जो को आजमाना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तभी लव को बेबी सीटर का कॉल आता है जो मैसेज करती है कि लव की मॉम आई थी और वो हेनरी को लेकर चली गई। डॉटी दुकान से खाना खरीदती है और वो उस दुकान वाली लड़की स्टेफनी को $300 देती है, कहती है मुझे तुम्हारा लाइटर चाहिए। देखते हैं कि वो उस लाइटर से अपने ही विनयार्ड में आग लगा देती है जो कि अब उसके एक्स हस्बैंड का था। डॉटी अपनी बेटी के घर आती है, जो और लव दोनों उस पर गुस्सा थे और लव अपनी माँ से कह देती है कि अब हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे। थियो अपने पापा के ऑफिस से हैकर लड़की को बाहर निकलते हुए देखता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि अंदर क्या हो रहा है। वो लड़की नहीं बताती, मगर वो कह देती है कि तुम्हारे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन जो डॉटी को रिहैब लेकर जा रहा था, डॉटी कहती है तुम तो बहुत खुश हो गए, मेरा चेहरा अब तुम्हें देखना जो नहीं पड़ेगा। और वो जो से कहने लगती है कि तुम भी वही कर रहे हो जो मैं कर रही थी, अपने शादी को बचाने की कोशिश। तुम्हें लव के पहले पति जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कहता है हाँ वो तो कैंसर के वजह से मर गया था। डॉटी कहती है ऐसा नहीं है, दोनों के बीच पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स थी और जब जेम्स को कैंसर हुआ तो लव उसे डिवोर्स लेना चाहती थी। फिर पता चला जेम्स मर चुका है और वो जो से कह देती है कि तुम वफादार हो, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन लव सिर्फ खुद के लिए वफादार है और किसी के लिए नहीं। जो सोचने लगता है कि अगर वो लव का असली चेहरा नहीं देखा होता तो उसे डॉटी की सारी बातें झूठ लग रही होती, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल गया था कि वो खुद भी लव का शिकार बन सकता है। वो लाइब्रेरी जाता है और मैरियन उसे बताती है रायन को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और वो इसे कोर्ट में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अब मेरी बेटी के बारे में सोचना है। बेकरी में लव जो को शेरी का नया आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा हुआ है शेरी और कैरी ओपन मैरिज में हैं और वो दोनों लव और जो के साथ डिंग डोंग करना चाहते हैं। लव को भी लगने लगा है कि अब उन दोनों के बीच में वो मजा नहीं रहा, इसलिए शायद उन्हें कुछ डिफरेंट करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। मगर जो इन सारे चीजों पर उसे ज्यादा ध्यान ना देने को बोलता है। लव आजकल गार्डनिंग बहुत कर रही थी और वो जो कोई किताब पढ़ने को बोलती है जो कि ओपन मैरिज से रिलेटेड है, मगर जो मन ही मन सोचता है कि वो तो लव को जल्दी छोड़ देगा ताकि लव फिर से आजाद होकर जी सके। और वो लव से पूछता है क्या तुमने और जेम्स ने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया था। लव कहती है जेम्स रिस्क लेने वालों में से नहीं था और वैसे भी हमारी शादी को ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था। जो कहता है हमारे पास बहुत वक्त है और इस बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। अगले दिन वो लाइब्रेरी में डांटे से मिलता है और वो उसे पूछता है क्या तुम और तुम्हारे पार्टनर ओपन मैरिज में है, क्या तुम दोनों ने कभी दूसरे कपल्स के साथ ट्राई किया है। डांटे कहता है लाइफ थोड़ा मजेदार बनाने के लिए ट्राई कर लेना चाहिए। मैरियन वहां पर आती है और कहती है मैंने राइटर के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करके रखे थे, लेकिन मैंने उसे भेजा नहीं था, लेकिन उस राइटर की तरफ से मुझे मेल आया कि मेरा इलस्ट्रेशन सिलेक्ट हो गया और वो इलस्ट्रेशंस जो ने भेज दिए थे। मैरियन उसे याद दिलाती हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। जो कहता है मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। उसके बाद वहां रायन पहुंचता है और पता चलता है कुछ ही दिनों में फैसला आ जाएगा कि उसकी बेटी जूलियट किसके पास रहेगी, मतलब किसे कस्टडी मिलने वाली है। जो घर आता है तो लव उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जो कहता है वो बहुत थक चुका है। लव पूछती है थक चुके हो या बोर हो गए हो या शायद शादी होती ऐसी है। मुझे यह रिश्ता पसंद है लेकिन मुझे अब कुछ फन करना है। आखिर में वो लोग डिंग डोंग करने के लिए मान जाते हैं और अगले दिन शेरी उन्हें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलती है। मतलब ये हुआ कि वो लोग मतलब शेरी और कैरी ये सब पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो सोसाइटी में रहने वाले कई कपल्स के साथ ये सब कर चुके हैं। लव उन दोनों को केक खाने को देती है और कैरी बहुत ही अजीब तरीके से केक खाता है। लव पूछती है जब तुम लोगों ने ये शुरू किया तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। शेरी कहती है उस समय तो कुछ खास नहीं था, लेकिन अब सब कुछ फर्स्ट क्लास है। फिर वो लोग डेट डिसाइड करने में लग जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर उन्हें
किस चीज में ज्यादा मजा आता है। कैरी बाइसेक्सुअल है और उसकी नजर जो पर थी। जो कहता है वो आजमा कर देख लेगा और वो ये सब कर रहा था मैरियन के लिए, क्योंकि वो जल्द ही लव को छोड़ने वाला है। उसे उम्मीद है कि ये सब करके उसके और लव का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा। मगर जैसे ही शेरी कहती है कि वो भी लव के साथ इंटीमेट होना चाहती है तो जो तुरंत ना कह देता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो दोनों उठकर चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, पहले इसे सॉर्ट आउट करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मैरियन आने वाले हियरिंग को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और वो जो से रिक्वेस्ट करती है क्या तुम हियरिंग में मेरे कैरेक्टर विटनेस बनकर आ सकते हो। जो मान जाता है और वो थैंक यू बोलकर उसे गले लगाती है, लेकिन बहकने लगती है। घर पर लव जो को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां थियो पहुंच जाता है और उसे लग रहा था कि लव उसे लाइन मार रही है और जो उन्हें देख रहा था तो वो दोनों अपने हद में ही रहते हैं। लव उसे पूछती है कि मैथ्यू का क्या हाल है, उसके बारे में कुछ पता चला। तो वो कहता है अभी तक कुछ पता नहीं चला। लव अंदर आती है, जो से पूछती है कि मुझे उस लड़के के साथ देखकर तुम्हें जलन हुई। तो वो बस लव को खुश करने के लिए कह देता है कि मुझे बहुत जलन हुई और उसके साथ वो इंटीमेट होने लगता है। लव खुश होकर कहती है कि मैं शेरी को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हम लोग ये करना चाहते हैं। थियो अपने घर का पावर कट कर देता है जिससे कि वाईफाई बंद हो जाता है। तब जाकर मैथ्यू अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि वो अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता रहा। तो वो दोनों के लिए खाना लाने बाहर जाता है। मौका देखकर थियो अपने पापा के ऑफिस में चला जाता है और देखता है कि पूरे सोसाइटी में कैमरा लगा हुआ था। मैथ्यू वहीं था और अपने बेटे से पूछता है कि आखिर तुम लव के साथ क्या करते हो। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और वो अपने पापा से कहता है नैटली मर चुकी है और ये सब करने से वो वापस नहीं आ जाएगी। इधर शाम के समय शेरी और कैरी लव के घर पहुंच जाते हैं और सभी लोग ड्रिंक करते हैं। जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे पता है आज जो होने वाला है ये करके उनकी शादी जरूर टूट जाएगी। लव और शेरी डांस करने लगते हैं और कैरी जो को ले जाता है बेडरूम में तैयारी दिखाने और वहां पर तो रात के लिए काफी अच्छी तैयारी की हुई थी। कैरी जो को एक ड्रग्स देता है ताकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए। कैरी जो के सामने अपने कपड़े उतार लेता है और आईने के सामने खुद को ही मजे देने लगता है और जो से भी कहता है ऐसा ही करने। तभी उसे मैरियन का कॉल आता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कहती है कि रायन के वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा क्योंकि उसने मेरे गंदे फोटो सभी को ईमेल कर दिए। जो याद करता है कि ये तो वही फोटोज है जो उसने रायन के घर पे देखे थे। यहाँ तक कि वो फोटोज रायन ने उस राइटर को भी भेज दिया और अब उस राइटर के साथ भी मैरियन काम नहीं कर पाएगी। जो उसे समझाता है कि लोग तुम्हें बुरा नहीं समझेंगे, लोग तो ये समझेंगे कि उन फोटोज को रायन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैरियन जो को अपने घर बुलाती है लेकिन जो कहता है वो फिलहाल नहीं आ पाएगा। तो मैरियन कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं भी पागल हूँ जो तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ, बात करने के लिए थैंक्स। उसके बाद जो का फोन कैरी ले लेता है ताकि उन लोगों को बीच में डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ शुरू हो जाते हैं। जो एम्बेरस फील कर रहा था और कहता है कि ऐसे लोग देखते रहेंगे तो मुझसे होगा नहीं। शेरी उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, तुम बस लव की आंखों में देखते रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। मगर जो तो मैरियन को इमेजिन कर रहा था जिससे कि शेरी को भी बहुत मजा आ रहा था। ये देखकर लव आखिरकार अनकंफर्टेबल फील करती है और उन्हें रुकने को बोलती है। जो जल्दी से लव के पास जाता है। लव उसे पूछती है मुझे पता है तुम मुझे नहीं देख रहे थे, तुम किसी और को याद कर रहे थे, कौन है वो। लव कहने लगती है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करने की कोशिश करती हूँ, बिजनेस चलाती हूँ, हेनरी को संभालती हूँ, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही एफर्ट दिखा रही हूँ, तुम्हारे तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे वजह से मैं एक खूनी बन गई, नैटली को मैंने तुम्हारे वजह से मारा। जो उसे कहता है चुप रहने वरना ऊपर वो लोग सुन लेंगे। लव कहती है अगर उन लोगों ने सुन लिया होगा तो शेरी को देखना, वो टेंशन में आती है तो अपना हाथ खुजलाती है। अब इसके बाद वो लोग वापस ऊपर जाते हैं और शुरू ही करने वाले थे कि शेरी डर के मारे अपना हाथ खुजलाने लगती है। ये देखकर कैरी वहां से भागता है और जो हथौड़ा लेकर उसके पीछे जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और कैरी बहुत ज्यादा ताकतवर था मगर जो फॉर्क कैरी के पैर में घुसा देता है। फिर कैरी वहां से भागता है और वो जो पर तीर से निशाना लगाता है। जो भी अपना बो एंड एरो उठा लेता है और निशाना लगाता है जो कि कैरी के पीठ में लगता है और वो घायल हो जाता है और जो उसे पत्थर से मार के बेहोश कर देता है। अंदर लव शेरी को भी बेहोश कर चुकी थी। इसके बाद वो शेरी और कैरी को ग्लास वाले पिंजरे में बंद कर देते हैं और फिर एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि उनके प्यार का मतलब है वायलेंस, वायलेंस से ही उन्हें मजा आता है। मैथ्यू सुबह के 5 बजे जो को अपनी गाड़ी साफ करते हुए देखता है और उसे जो पर शक हो रहा था। पूछता है कि तुम्हारे घर पे कल रात क्या हो रहा था, बहुत आवाजें आ रही थी, मैंने कैरी और शेरी को भी देखा। जो झूठ बोलने की कोशिश करता है कि हम लोग बस दारू पी रहे थे, मजे कर रहे थे। वो अंदर जाता है, लव उसे गले लगाती है क्योंकि जो से बेहतर उसे और इस दुनिया में कोई समझ नहीं पाएगा। जो हियरिंग के लिए जाता है और मैरियन यहाँ आने के लिए उसे थैंक यू बोलती है मगर वहाँ वो लोग देखते हैं कि रायन और जज एक दूसरे के दोस्त हैं। ये देखकर वो लोग घबराने लगते हैं कि रायन मैरियन को कभी
कभी जीतने नहीं देगा। इसके बाद वो बेकरी पहुंचता है और लव दिखाती है कि वो दोनों अभी होश में आ रहे हैं। जो को डर लग रहा था क्योंकि लव उससे और ज्यादा प्यार करने लगी थी और लव शायद इन दोनों को अब मार के ही छोड़ेगी। शेरी कैरी के बम पे बैंडेज लगाने लगती है जहां पर जो ने एक फॉर्क से उस पर हमला किया था। इधर जो घर के साफ सफाई करने में लगा हुआ था, मैथ्यू सीसीटीवी कैमरा के जरिए पुराने फुटेज देख रहा था। जो देखता है कि मैरियन मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो कैरी के सामान को हटाने का सोचता है मगर उसमें तो बंदूक था। फ्लैशबैक देखते हैं, जो नर्स को देखता है जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। वो उनसे पूछता है आप ठीक तो हैं? नर्स उसे कहती है तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। एक लड़का आकर पूछता है तुम करोगे क्या? उस आदमी को मार डालोगे? इधर प्रेजेंट में जो डांटे को कॉल करता है तो वो भी कहता है कि मैरियन मेरा भी फोन नहीं उठा रही, शायद कोर्ट से कोई बुरी खबर मिली है। डांटे बताता है मैरियन जब दुखी होती है तो वो कहाँ होती है। लव शेरी और कैरी से मिलती है और उनके लिए खाना लेकर जाती है। दोनों बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे जो कि समझ में भी आता है क्यों। शेरी कहने लगती है कि याद है तुम्हें, आज तुम्हें हेनरी के लिए लेटर लिखना था, तुम्हारे बेटे के एडमिशन के लिए। लव लेटर लिखना भूल चुकी थी। शेरी कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसे थियो का मैसेज आता है। लव उसे मिलने जाती है और वो लव को बताता है कि मैंने कैमरास के जरिए देखा कि जो तुम पर हमेशा चिल्लाता है, और वो बता देता है कि उसके डैड सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों पर नजर रख रहे हैं। ये भी कहता है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जाने के लिए अब कहीं है नहीं, वो अपनी मॉम के पास नहीं जा सकता। और वो लव से कहता है उसके साथ भाग चलने। वो लव से कहता है कि तुम्हें जो को डराना चाहिए, बोलना चाहिए कि तुम्हारे पास सबूत है कि वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लव कहती है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। आखिर में जो मैरियन से मिलता है और वो दुखी होकर वहाँ ड्रिंक कर रही थी क्योंकि रायन को अब जूलियट की फुल कस्टडी मिल चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली जज उसका दोस्त था। और वो दोनों अब न्यू जर्सी शिफ्ट हो रहे हैं। जो उसे कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। वो कबूल करता है कि उसने किसी को मारा था जो उसकी मॉम को हमेशा पीटा करता था और उसी को मारने की वजह से उसे अनाथालय भेजा गया और मुझे उसी शर्मिंदगी के साथ अब पूरी जिंदगी जीनी होगी। हेनरी को देखकर मुझे आगे और जीने की उम्मीद मिलती है। जो उसे किस करने वाला था लेकिन मैरियन कहती है कि मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकती। जो कहता है मेरी शादी वैसे भी खत्म हो चुकी है। जिसके बाद दोनों मैरियन के घर आकर इंटीमेट होते हैं। लेकिन लव का जो को मैसेज आ रहा था, इधर पिंजरे के अंदर दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी लव आती है और शेरी के फेस से उसका फोन अनलॉक करती है। शेरी उसे बात करने की कोशिश करती है तो लव कहती है मेरी दोस्त बनने की जरूरत नहीं। शेरी कहती है मगर हम दोनों तो सच में दोस्त हैं, मुझे हमेशा से पता था तुम यहाँ कई राज छुपा रही हो। वो कहने लगती है कि ये सोसाइटी एक ट्रैप जैसा है, यहाँ सभी लोग बहुत कमीने हैं, एक दूसरे को जज करते हैं और मैं इन्फ्लुएंसर इसलिए बनी ताकि मैं लोगों को यहाँ दिखा सकूं जो मैं खुद लोगों को दिखाना चाहती हूँ। लव उसे बताती है कि थियो उसे लेकर भाग जाना चाहता है। शेरी हंसते हुए कहती है कि मुझे तो ये सब पहले से पता था। लव बता देती है मैथ्यू कैमरा के जरिए सभी पर नजर रखा हुआ है। शेरी उसका भरोसा जीतने के लिए उसकी मदद करने का सोचती है। कहती है तो फिर तुम मेरे ब्लॉग के जरिए सभी को बता दो। जो देखता है कि लव उसे बार बार मैसेज और कॉल कर रही थी। मैरियन आती है और कहती है तुमने सही कहा था, मैं हार नहीं मान सकती, मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकती, इसीलिए मैं न्यू जर्सी जाने का सोच रही हूँ, चाहे मुझे वहाँ रास्ते में ही सोना क्यों ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। फ्लैशबैक देखते हैं, जो देख रहा था कि नर्स को उसका हस्बैंड बहुत मार पीट रहा था, इसलिए गुस्से में वो उस आदमी पर गोली चला देता है और यहाँ भी जो अपना मन बना लेता है कि वो रायन को मार डालेगा। वो घर आता है तो लव बताती है कि उनका पड़ोसी कई महीनों से कैमरास के जरिए उन पर नजर रखा हुआ है क्योंकि वो नैटली के कातिल को ढूंढ रहा है। लेकिन वो शेरी के ब्लॉग में इस बारे में लिख चुकी है और वो लिख चुकी है कि इसी वजह से कैरी और शेरी किसी दूसरे जगह छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। जो खुश होता है कि लव सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रही है। जो लव को बताता है कि उसे कैरी के सामान में एक बंदूक भी मिला। थियो चुपके से एक पेन ड्राइव चुरा लेता है और मैथ्यू जीन को फुटेज दिखाता है जिसमें कि नैटली लव के बेकरी में घुसती है, लेकिन वो तुरंत वहां से अपने गाड़ी से निकल जाती है और अंदर में वो हैट पहनी हुई थी और उसे लगता है कि उसकी पत्नी को लव ने मारा। जीन बताने लगती है कि तुम्हें लगता है कि लव तुम्हारी पत्नी को मारकर उसे जंगल में दफनाई है और फिर गिल को मारकर उस पर मर्डर का इल्जाम लगा दी। मैथ्यू कहता है पता है ये बहुत अजीब लगता है सुनने में, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। जीन उसे समझाती है तुम्हें ये सब डिलीट करना पड़ेगा वरना बहुत बुरे फंसोगे। लव शेरी से मिलने जाती है। शेरी कहने लगती है यहाँ हम सभी लोग जो के वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि वही तो नैटली के साथ मजे कर रहा था। लव उन्हें बंदूक देती है, कहती एक दूसरे को शूट करो, जो जिंदा बचेगा वो यहाँ से जा सकता है। इधर जो रायन का पीछा करने लगता है लेकिन रायन उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है, मगर आखिर में जो उसे
धक्का देके नीचे गिरा देता है, लेकिन रायन जिंदा था और आखिर में जो उसके चेस्ट पर चाकू घोंप देता है और उसे मार डालता है। थियो को पता चल जाता है नैटली को जो ने मारा था, इसलिए वो डर के मारे तुरंत लव को कॉल करता है, कहता है मुझे तुमसे अभी मिलना है। थियो बेकरी पहुंचता है जब वहां कोई भी नहीं था और वो बेसमेंट में चला जाता है। शेरी कहती है कि बच्चों के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है। कैरी बोलता है कि इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता कि कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। वो बंदूक लेकर लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोली बैकफायर हो जाती है और गोली की आवाज थियो सुन लेता है। वो अंदर आ जाता है और दोनों उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि लव और जो खूनी है और उसे बचाने की कोशिश मत करो। थियो बेचारा आशिक कहने लगता है कि लव तो मजबूर है, नैटली को जो ने मारा, जो उसे कंट्रोल कर रहा है। डांटे लव को वॉइसमेल भेजता है कि हेनरी अभी भी उसी के पास है, क्या वो उसे सुला दे या वो लोग हेनरी को लेने के लिए आ रहे हैं। लव बेकरी आती है तो उसे वहाँ थियो मिलता है और उसके हाथ में चाबी होता है और वो बहुत डर में कहता है कि मुझे पता है शेरी जो कह रही है वो गलत है, मैंने वीडियो देखा, खूनी तो जो है, तुम्हें जो को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। लव उसे कहती है कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ और वापस इधर मत आना, और जैसे ही थियो जाने वाला था लव उस पर हमला कर देती है। जो घर आकर खून साफ कर रहा था तभी उसे ख्याल आता है कि अगर लव के साथ वो रहेगा तो हेनरी भी मॉन्स्टर बन जाएगा, इसलिए उसे अपने बेटे को लेकर यहाँ से भागना होगा। फ्लैशबैक में जो को पता चलता है नर्स को कुछ हो गया है और वो उनका फाइल चेक करने लगता है। इधर जो को मैरियन का मैसेज आता है जो कि बताती है कि रायन को कुछ हो गया है। तभी लव पहुंच जाती है और लव के कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे, तो वो बताती है कि ये थियो के हैं। वो बेकरी पहुंच गया था तो मैं करती क्या, मुझे उसे बेहोश करना पड़ा। मैथ्यू थियो को वॉइसमेल भेजते रहता है कि आखिर तुम हो कहाँ, मुझे तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया, अब तुम घर वापस आ जाओ। जो बेसमेंट में जाता है और वहाँ वो देखता है दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे। शेरी अपने पति पर भरोसा नहीं करती, उसे डरती है क्योंकि उसी के वजह से उसके कान में गोली लगी और वो मजाक में ही अपने पति पर गोली चला देती है, लेकिन गोली तो कैरी के पैर के आर पार चली जाती है। मैरियन जो को कॉल करती है, कहती है कि रायन पर किसी चोर ने हमला किया था और उसे मार डाला और पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही थी और मुझे आसानी से वो छोड़ने वाले नहीं है। मैं बहुत बुरी फंसने वाली हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुश हूँ कि रायन मर चुका है। ये सुनकर जो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं प्लान बनाता हूँ तब जाके तुम्हें बताऊंगा कि हम लोग एक साथ कहाँ जा सकते हैं। मैरियन जो को आई लव यू कहती है, जिससे कि जो का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो थियो को बस्ते में भर ही रहा था कि तभी थियो को होश आ जाता है, मगर जो उसे मारता नहीं और वो उसे हॉस्पिटल छोड़ने का सोचता है, मगर उसे बेहोश करके ताकि वो डॉक्टर के सामने मुंह न खोले। इधर लव को लॉन्ड्री में जो के खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं और वो बेकरी में किकी, एंड्रयू और बाकी वगैरह लोगों को सुनती है बातें करते हुए कि शहर में एक मर्डर हो गया है। और जब वो नाम सुनती है रायन, तब उसे याद आता है कि रायन तो मैरियन का एक्स हस्बैंड है और तब जाकर वो सारी कड़ी जोड़ने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि रायन को मारने वाला जो है। इधर बेसमेंट में वो जाकर शेरी के लिए केक लेकर आई थी, कहती है कि तुम सही थी, जो का अफेयर चल रहा है। शेरी कहती है उसे मार दो, उसने तुम्हारा फायदा उठाया, सब तुम पर यकीन कर लेंगे कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में तुमने अपने पति को मार डाला। लव उसे कहती है तुम भी तो कोई मॉन्स्टर से कम नहीं हो, क्या कुछ बोलते रहती हो। जो अपने बेटे को लेने के लिए डांटे के घर जाता है, लेकिन कहता है कि लव तो 2 घंटे पहले ही हेनरी को ले गई। वो घर वापस आता है तो लव खुश होने का नाटक कर रही थी और वो स्वादिष्ट खाना भी बनाई है। कहती है हेनरी सो रहा है। फिर दोनों बैठकर रोस्टेड चिकन खाते हैं और लव बात उठाती है कि रायन का मर्डर हो गया और वो जो से पूछती है क्या तुम मैरियन से प्यार करते हो, सच बता दो, क्या तुम मुझसे कभी प्यार करते भी थे। अब इसके बाद दोनों में झगड़ा बढ़ते जा रहा था। जो थियो के बारे में कहता है कि तुम भी तो उसके साथ मजे करती थी, तुम भी हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी, गलती हम दोनों की है, हमें शांति से अलग हो जाना चाहिए ताकि हम दोनों ही खुश रहें। जैसे ही वो कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, लव एकदम फ्रीज हो जाती है और फिर अपने बेटे को चेक करने चली जाती है। वापस आकर वो कहती है तुम सही कह रहे हो, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। और वो यहाँ कबूल करती है कि जेम्स को उसी ने मारा था, लेकिन जानबूझकर नहीं। वो जेम्स को एक ड्रग्स दी थी जिससे कि वो पैरालाइज हो गया था और ओवरडोज के वजह से वो मर गया। और बिल्कुल वैसा ही वो अभी जो के साथ कर रही है, वो भी उसे ड्रग्स दी है जिससे कि वो पैरालाइज हो जाएगा। जो के हाथ से चाकू गिर जाता है और वो वहीं पर डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। जो का फोन लेकर लव मैरियन को अपने घर बुलाती है और वो जो के मुंह को बंद करके वहां से चली जाती है। मैथ्यू अपने बेटे को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था और वो देखता है लव को घर से बाहर जाते हुए इतनी रात में और शक होता है तो वो घर के अंदर आ जाता है थियो को ढूंढता
ढूंढते हुए, और वहाँ पर वो जो को देखता है जो कि पैरालाइज अवस्था में पड़ा हुआ था, और उसे अब लगने लगता है कि लव ही विलन है। वो जो को थप्पड़ लगाता है, कहता है मेरा बेटा कहाँ है, तेरी पत्नी उसके साथ क्या कर रही थी। वो जो का फोन चेक करता है तो उसमें हॉस्पिटल का एड्रेस खुला हुआ था। जो अपने पलके झपका कर इशारा करता है कि थियो उसी हॉस्पिटल में है। इधर पिंजरे के अंदर कैरी निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। शेरी परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब उनकी शादी टिकने नहीं वाली। वो लोग बाहर निकल के अब करेंगे क्या। वो भर भर के कैरी से कंप्लेंट्स करने लगती है। कैरी कहने लगता है कि उसकी तो फ्यूचर ही खत्म हो चुकी थी। वो हमेशा ड्रग्स लेता था, तभी वो शेरी से मिला और उसकी लाइफ बदल गई। ये सब सुनकर शेरी महसूस करती है कि वो कैरी से क्यों प्यार करती है। लव जब घर वापस आती है तो वो जो से कहती है फिक्र मत करो, जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैरियन जो के घर पहुंचती है और वो उसे अंदर आने को बोलती है। कहती है कि मैंने ही तुम्हें मैसेज किया था। लव उसे पूछती है आखिर मेरा ही पति क्यों। मैरियन कहती है क्योंकि जो ने कहा था तुम दोनों अलग हो गए हो। लव हथियार पकड़ लेती है और पूछती है जो तुम्हें अच्छा इंसान लगा। मैरियन कहती है मुझे वो परफेक्ट लगा और मैं जैसे उसके बातों में बहती चली गई। लव कहती है कि अगर मैं कहूँ तुम्हारे पति को जो ने मारा। मैरियन हंसती है, कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मगर फिर उसे समझ आने लगता है और लव उसे कहती है जब जो किसी को भी पाना चाहता है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लव उसके करीब जाती है लेकिन तभी जूलियट अंदर आकर कहती है मुझे सूसू करने जाना है। लव कहती है अंदर बाथरूम यूज कर सकती हो और वो उसे मारने का अपना मन बदल लेती है और वो मैरियन से कहती है अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मैरियन उसे कहती है तुम भी यहाँ से क्यों नहीं भाग जाती, तुम भी अपनी जान बचाओ, अपनी दिल की सुनो। उसके बाद मैरियन वहाँ से चली जाती है और वो उन दोनों को कुछ नहीं करती और वो जो से कहती है कि अब मुझे समझ आ गया कि तुम मैरियन से क्यों प्यार करने लगे और मुझे भी समझ आ गया कि शायद सिंगल मदर रहना अच्छी बात है और यही सही होगा, तुमने तो मुझे पागल बना दिया है। फिर वो ब्लड को साफ करती है और उसके बाद वो जो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जो एक इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है जिससे कि लव भी पैरालाइज हो जाएगी और धीरे धीरे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। जो बताने लगता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम गार्डनिंग के नाम पे कौन से फूल उगा रही हो, वो एक पैरालाइटिक एजेंट है और इसीलिए मैंने पहले ही उसका एंटीडोट रेडी कर रखा था। लव मरने से पहले कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं लेकिन हेनरी के लिए नहीं, उसे जल्द ही पता चल जाएगा तुम्हारा असली चेहरा क्या है। इधर पिंजरे के अंदर शेरी को एहसास होता है कि जो और लव एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते, इसलिए अंदर में एक चाबी तो जरूर होगी। जो अपने बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता था। फ्लैशबैक देखते हैं, जो देखता है कि उसकी माँ अपने दूसरे बच्चे के साथ कहीं जा रही थी। जो अपनी माँ से पूछता है आपने मुझे क्यों छोड़ा और ये कौन है, तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कभी कभार एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जो इमोशनल होकर अपने बेटे हेनरी को डांटे के घर छोड़ देता है क्योंकि वो समझ गया है कि हेनरी के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो दरवाजा खटखटाता है और वहां से चला जाता है। डांटे बाहर निकल के हेनरी को देखता है। जो घर आता है और वो लव के डेड बॉडी को घसीट के किचन में लाता है और उसके हाथ में सिरिंज रख देता है। इधर शेरी को चाबी मिल जाती है। जो अपने पैर की 2 उंगली काटता है और एक खाने में डालता है और दूसरा एक डिब्बे में और उसे लव के पास रख देता है। वो लव के ईमेल से सारे पड़ोसियों को ईमेल भेज देता है और अपने ही घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें पैर की उंगलियों के डीएनए से पता चला कि जो भी मर चुका है और बाकी लेटर से सभी को पता चला कि जो मर चुका है और शायद उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अब कहानी जाती है कुछ दिनों के बाद। मैथ्यू थियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है। इधर डांटे और उसका पति लैंसिंग हेनरी को अपना बेटा मानकर उसे पाल रहे थे। डॉटी को हेनरी का कस्टडी नहीं मिल पाया क्योंकि वो तो नशेड़ी बन चुकी थी। एंड्रयू और उसका पति जैक्सन लव वाले बेकरी को खरीद लेते हैं। शेरी और कैरी बाहर आ गए थे और उन्होंने ब्लॉग में लिखकर लव को विलन बनाया और खुद को हीरो, और उसके बाद उन्होंने एक बुक भी लिखा जिससे कि उन्हें बहुत फेम मिला। मैरियन की बात की जाए तो वो नंबर बदल ली है और उसका अब कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गई। जो पेरिस पहुंच गया था और वो मैरियन को ढूंढने के लिए अब पूरी दुनिया छान मारेगा। और इसी के साथ यू सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।